नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी। आज हम बात जो करने आए हैं वो करने आए हैं सिर्फ क्राइम की खबरें हम अक्सर दिखाते हैं, आपको पता है। पॉलिटिकल खबरें हम नहीं दिखाते हैं क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा बवाल होने के चांसेस रहते हैं। फिर भी सोशल मीडिया पर एक मुद्दा जो जिस समय खूब छाया हुआ है, जिसकी बात जब आप इंस्टाग्राम उठा के देख लीजिए, आपको हर जगह इसी चीज़ की रील दिखेंगी। यूजीसी 2026 जिसके खिलाफ जनरल क्लास का जो है खूब प्रदर्शन चल रहा है। कोई छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो जनरल क्लास के हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, उसमें सीधे सीधे वो मोदी को कोस रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमने ऐसा कैसे कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ होते हैं। और इसके बाद भी तुमने हमारे ही खिलाफ एक यूजीसी जो है, कुछ लोग कानून कह रहे हैं जबकि कानून है नहीं, फिर भी हम साधारण जो बोलचाल की भाषा में जिसको लोगों को यही लगता है कि ये कानून है, ठीक है, जबकि ये एक जैसे व्यवस्था टाइप का जैसे होता है कि किसी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए क्या नियम होंगे, वो एक तरीके से होता है, ठीक। तो लोगों को लग रहा है कि एक ऐसा यूजीसी 2026 जो बनाया है बीजेपी सरकार की सरकार में ये चीज आई है, ये उनके बच्चों को, जो जनरल क्लास के बच्चे हैं, जब उनके बच्चे किसी बड़े संस्थान में पढ़ने के लिए जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, डिग्री कॉलेज में जाएंगे, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, आईआईटी में जाएंगे, जहां भी पढ़ने जाएंगे, वहां पर उनके बच्चों के लिए जो है अब पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस एक्ट से जो होगा कि जो SC ST OBC या कोई और जो कास्ट के लोग हैं, जो जिनको मतलब आरक्षण प्राप्त है, वो बच्चे जो हैं कभी भी जनरल क्लास के बच्चों के खिलाफ झूठी शिकायत करेंगे और उनका करियर बर्बाद कर सकते हैं। इस बात को लेकर जो है जगह जगह प्रदर्शन चल रहा है। देखो किस तरह से हंगामे, नारेबाजी हो रही है और साथ में मोदी का पुतला, प्रधानमंत्री मोदी का पुतला लाकर उसे जलाया जा रहा है, यहां तक कि चप्पल अप्पल मारे जा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज हम जो बात करने आए हैं वो ये करने हैं, साथ में आप भी कमेंट करेंगे, उनको भी देखेंगे। यूजीसी 2026 के नियम में वाकई में बहुत सारे लोगों ने, मैं कह रहा हूं जितने भी लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने यूजीसी 2026 का जो नियम आए हैं उनको पढ़ा नहीं है। हाँ हम पंडित जी हम पढ़ सकते हैं, आप बताइए। तो बहुत सारे, और देखो मैं खुद जनरल क्लास का हूं, जब मैंने सुना तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी आए और हमारे बच्चे के ऊपर आरोप वो कर दे और उसको बच्चा, हमारे बच्चे को मौका ही नहीं मिलेगा। तो जब, लेकिन फिर कल मैंने इस यूजीसी वाला नियम है उसको पढ़े, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ये नियमावली मौजूद है। अब इसको पढ़ने के बाद हमें क्या लगा, जो खामियां हैं हम वो बताएंगे और वर्ड टू वर्ड हम पढ़ेंगे, ताकि ये ना लगे कि आप ऐसा तो नहीं हो बीजेपी के पक्ष में। देखो हम इतने छोटे क्रिएटर हैं, बहुत छोटा सब्सक्राइबर काउंट हमारा है, तो ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी हमको पैसा देने आएगी या बीजेपी के हम खिलाफ करेंगे तो हमको कोई बीजेपी के खिलाफ वाला पैसा देने आएगा। हम जो उसमें लिखा है उस पर बात करेंगे और जो उसमें हमको कमी दिख रही उस पर बात करेंगे। हमारे यहाँ समस्या हमेशा ये होती है जब भी कानून बनता है ना, जो मुझे लगता है कि वो सीधा सिंपल कानून नहीं होता। जैसे ये होना चाहिए कि अगर हमने कुछ चुराया, यानी चोरी करना गैर कानूनी है और उसकी सजा मिलेगी, ये एक सीधा सिंपल नियम होता है। लेकिन अपने यहाँ क्या नियम बनता है, भैया जी आप बाद में जाएं बीजेपी में, आप चैट पढ़ सकते हैं, हेलो सर हाँ पढ़ रहा हूँ, हमारा वोट योगी जी को जाएगा। हाँ पंडित जी बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। हम बीजेपी को खिलाफ नहीं बता रहे हैं या हम बीजेपी की सपोर्ट भी नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो लोग कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये जो आया है यूजीसी एक्ट नहीं पढ़ा है और उन्हें नहीं पता है कि इसमें क्या खामी है या जनरल क्लास के बारे में क्या लिखा गया है। उस चीज को हम पढ़ेंगे और हम बताएंगे कि इसमें जो कमी, देखिए रील बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं तो इस पे व्यू छाप रहे हैं क्योंकि उनको इसको व्यू मिल रहा है। हम व्यू छापने नहीं आए, हम ये दिखाने आए क्योंकि हम जनरल कैटेगरी के हैं और हम ये दिखाने हैं कि सच में कुछ ऐसा इसमें है जो जनरल क्लास को नाराज करने वाला है या नहीं है। इस चीज पे हम बात करेंगे और हम इस चीज के जो हम कह रहे थे अपने यहाँ नियम बनाने में हमेशा जो गोल होता है ना, उसकी वजह से नियम जो समझने वाला होता है उसको हर एक की अपनी अपनी समझ के हिसाब से उस नियम को वो समझता है। जैसे अपने यहाँ अगर ये सीधे हो जाए कि भाई चोरी करना गुनाह है और इसकी ये सजा मिलेगी, एक सिंपल चीज हो गई। लेकिन अपने यहाँ क्या है, अब ये देखा जाएगा चोरी करने में बनाया गया कानून कि चोरी करना गुनाह है, लेकिन अगर चोरी की है SC ST ने तो उससे ये पूछा जाएगा कि भाई आपने चोरी किन हालातों में की। अगर उसके पास उसने बता दिया कि भाई हमको मजबूरी थी इसलिए किए, ये होगा कि भाई उसको सजा नहीं मिलेगी, ठीक। दूसरा हुआ कि OBC वाले ने चोरी की तो उससे पूछा जाएगा तुमने क्यों की, तो वो कहेगा भाई हमने ऐसे की, तो उसको कहेंगे ऐसा तुमको अगर हमने चोरी करने की सजा 10 साल रखी है
तो तुमको 1 साल की सजा मिलेगी। एक तीसरा हुआ कि महिला ने अगर चोरी की है तो महिला से पूछा जाएगा तुमने क्यों चोरी की, तो महिला बताएगी ऐसा ऐसा है, हमारे पति ने हमको मारा पीटा, हमारे पास मजबूरी थी, तो कहेंगे भाई महिला को भी सजा नहीं मिलेगी। फिर दिव्यांग से पूछा जाएगा तुमने क्यों की, तो उसको अलग अपन कारण बताएगा, तो उसको हो जाएगा ये सजा है। फिर जनरल क्लास से पूछा जाएगा तुमने क्यों की, तो उसका होगा तुमने अच्छा कोई भी किया, तुमको 10 साल की सजा मिलेगी। तो हमारे यहाँ समस्या यही है कि एक सिंपल लाइन नहीं होती एक कानून की कि भाई ये चीज गलत है और इसको करने पर इतनी सजा मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि नियम बनने से में उसमें 4 चीजें डालेंगे, भाई ये वाले के लिए ये सजा, ये वाले के लिए ये सजा, ये वाले के लिए सजा। अब इसमें क्या होता है, गड़बड़ होता है। इसमें जो नियम समझना चाहता है उसको लगता है यार ये कैसे चीज है, एक को चोरी करने पे 1 साल की सजा, एक को चोरी करने पे 2 साल की सजा, एक को चोरी करने पे नहीं सजा, और एक को चोरी करने पर सजा है। तो हर आदमी जो पढ़ता है वो अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट करता है। अब हम यूजीसी के नियम के ऊपर आते हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इसके लिए जो है बवाल मचा हुआ है, किस तरह से योगी के अमित शाह के पुतले जो रहने वाले नोएडा आपको दिखाते हैं किस तरह से नारेबाजी हो रही, जनरल क्लास गुस्सा है। लेकिन ये जरूर चीज है, सबने अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस चीज को पढ़ा नहीं है और वो लोग इस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों को ये जानना होगा कि इसको पढ़ो फिर बात करो, नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि इसमें हमें तो सच में बताएं बहुत कम खामी नजर आई है। यूजीसी बिल वापस लो, यूजीसी बिल वापस लो, समानता जिंदाबाद, समानता जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसको कम काउंट कर देते हैं, लोग कहते हैं कि आप दोनों चीज कर रहे हो। देखिए हम इसलिए कर रहे हैं कि ये आपको एम्बियंस सुनाई दे, नारेबाजी हो रही है कि किस तरह से प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, और यहाँ तक कि मोदी के पुतले जलाए जा रहे हैं, अमित शाह के पुतले जलाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जनरल क्लास के साथ बीजेपी ने धोखा किया है। तो जनरल क्लास हमेशा बीजेपी के साथ जुड़ा रहा है, उस जनरल क्लास के साथ बीजेपी ऐसा कैसे कर सकती, इस तरह तमाम तरह की बातें हो रही हैं। नेता लोग इसमें मैदान में कूद चुके हैं, ठीक है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विरोध करें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विरोध करें, जितने पिछड़े और दलित के नेता हैं पंडित यूपी के समाज को ये देखिए पुतले किस तरह से मोदी जी के, योगी जी के और सबके अलग अलग जगहों पे पुतले चलाए जा रहे हैं। कहीं पे मारा पीटी हो रही है, चाहिए कि चप्पल मार रहे हैं पुतलों पे। अच्छा, एक चीज ये भी है कि इस चीज में ये भी गौर करिए कि 2026 ग्राम पंचायत की यूपी में चुनाव आने वाले, इन चुनाव में भी रोटी सेकने वाले कम नहीं है। अब जो सबसे पहली बात, यूजीसी है क्या? यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसकी मान्यता की जरूरत हर विश्वविद्यालय को होती है। यह उच्च शिक्षा के नियंत्रण करने वाला एक प्राधिकरण है कि मतलब एक तरीके से समझ लीजिए, एक तरीके से ये एक ऐसा संगठन है जो ये नियम बनाता है कि भाई किस किस तरह से काम विश्वविद्यालय में चलेंगे, ठीक है, क्या क्या चीजें होना जरूरी है, एक तरीके से नियम बनाना। इस समय जो यूजीसी 2026 समता विनियम करके एक इन्होंने रेगुलेशन बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उन नियमों को लेकर जो है बवाल चल रहा है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए समता विनियम 2026 लेकर आई है। इसमें सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा SC ST OBC के साथ जातिगत भेदभाव करने पर कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। ये जो लाया गया है ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने नियमों का है, और इन नियमों का जो है अब जनरल क्लास के लोग ज्यादातर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये गलत हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, सीतापुर में, हमीरपुर में, तमाम जिलों में जो है छात्र युवाओं के कई संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। करनी सेना, ब्राह्मण जो उनका एक संगठन होते हैं वो। रायबरेली में भाजपा किसान नेता राम बहादुर सिंह और गोरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने स्वर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी। यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नए नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया। यूजीसी के नए नियमों को लेकर कुमार विश्वास ने तंज कसते हुए लिखा, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राय लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में कहा किसी को इसका गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा, किसी के भी साथ अत्याचार या भेदभाव नहीं होगा। वही नियम के खिलाफ वकील विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें नियम पर रोक, सभी छात्रों के लिए समान अवसर और इक्विटी हेल्पलाइन सुविधाएं देने की मांग की गई। एक देखिए, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ये कहा है कि ये नियम जो आप लोग समझ रहे हैं ऐसा नहीं है। जो कह रहे हैं यूजीसी का काला कानून वापस लो, मोदी होश में आओ। ठीक है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं मोदी जी आप हम लोगों को, जनरल क्लास वालों को जहर दे दो, हम लोग पढ़े ही ना, तो इससे अच्छा आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तरह तरह के वीडियो हैं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि वो छोटे बच्चे तो पढ़ नहीं सकते, उनको वीडियो बनवाया जा रहा है। तो एक जो सबसे ज्यादा उदाहरण वायरल हो रहा है वो कहा जा रहा है कि श्री राम जो ये दिल्ली का कॉलेज है, उस कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की को SC ST क्लास का कोई लड़का प्रपोज करता है। वो लड़की उसके प्रपोजल को मना कर देती है, तो वो लड़का उसे धमकी देता है कि तुम्हें हम SC ST एक्ट में फंसा देंगे, तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। और उसके बाद वो SC ST एक्ट में जाके उसके खिलाफ जो है झूठी शिकायत दर्ज करता है, जिसके बाद लड़की के घर वालों को ये मामला सुलझाने के लिए बताते हैं कि 50,000 रुपए देने पड़ते। अब जब इस केस के बारे में हम गूगल में सर्च करते हैं तो कहीं कुछ नहीं मिलता, सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील के बारे में मिलता है। ना ही कहीं ये न्यूज है, ना ही किसी पत्रिका में छपा, ना ही किसी छोटे पेपर में, ना ही किसी यूट्यूब के अखबार में, ना ही किसी उस लड़की का कोई बयान कहीं दिखता है। बस एक इंस्टाग्राम पर रील दिखती है जिसमें यह है कि हाँ इस तरह का एक चीज है, लोग उसी चीज को बना रहे कि देखो श्री राम कॉलेज की एक लड़की है और उसके साथ ऐसा से हो। अब वो लड़की कहाँ है, क्या उसके पेरेंट्स ने दिए, क्या नहीं दिए, वो लड़की अभी तक कहीं सामने नहीं, ना ही उसके बारे में कोई खबर। अब हम आते हैं यूजीसी कानून क्या है, उनको हम बताते। सबसे पहली बात, जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उन लोगों को ये चाहिए कि पहले उस चीज को पढ़े तो जरूर। देखिए, हमने भी परसों तक, कल रात तक हमने उस कानून को नहीं पढ़े थे, तो हम भी वो कह रहे थे खिलाफ हैं, ये गलत चीज है, ऐसा मोदी जी को वापस लेना चाहिए, मोदी जी ऐसे कर, क्योंकि हम भी उन रील के जो है प्रभाव में आके उस चीज को देख रहे थे। कल रात में हमने उन कानून को, जो विनियम है जिसको बनाया गया है कि भाई जो जातिगत भेदभाव है उसको रोकने के लिए वो नियम बनाए गए। उनका कहना है कि कॉलेज में देखिए 2 उदाहरण लिए गए हैं। सबसे पहले बात बता दें कि क्यों ये बनाया गया है। 2 जो छात्र थे, रोहित वेमुला का केस आपने सुना होगा, रोहित वेमुला और एक पायल तड़वी, ये 2 ऐसे वो थे जिनको जातिगत भेदभाव वाला का सामना करना पड़ा अपने कॉलेज के अंदर, अपने यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पर इन दोनों ने जो है फिर दुखद तौर पर ऐसा कदम उठाया जो नहीं उठाना चाहिए था। इनके जो माताओं ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस चीज के लिए अपील की, भाई ऐसा कॉलेज में नियम बने ताकि जो हमारे बच्चों को झेलना पड़ा वो और बच्चों को ना झेलना पड़े। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है यूजीसी को यह किया कि भाई आप इस तरह से सख्त थोड़ा सा नियम बनाए ताकि जो ये भेदभाव वाला कॉलेज के अंदर मामला होता है और जातिगत टिप्पणियां होती हैं वो सब ना हो, और जो है बच्चे समान उसमें पढ़ें और किसी को किसी तरह से उत्पीड़ित ना किया जा सके, या उत्पीड़न ना किया जा सके, परेशान ना किया जा सके, एक तरीके सिंपल शब्दों में। तो यूजीसी ने फिर ये गाइडलाइन बनाई। अब कहा जा रहा है कि यूजीसी 2026 का जो नया वो आया है गाइडलाइन, इनमें जो है जनरल क्लास को है एकदम दोषी बना दिया गया है और बाकी सबको कहा गया है कि इन्हीं के साथ जो है धोखा होता है, बाकी मतलब इनके साथ ही इनको प्रताड़ित किया जाता है। और बाकी प्रताड़ित करने वाला कौन है? जनरल क्लास। जनरल क्लास को अब जो मेन 2 चीजें जिसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, एक विरोध हो रहा है कि इसमें यह कहा गया है कि जो शिकायत करने वाला है अगर वो झूठी शिकायत करता है, यानी उसने झूठा ही आरोप लगा दिया किसी के ऊपर और उसका आरोप सिद्ध नहीं होता है, तो शिकायत करने वाले के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई करने का इसमें प्रावधान नहीं। ये बात सही है। दूसरी तरफ ये कहा गया है कि इसमें कमेटी है जनरल क्लास को, जनरल क्लास के व्यक्ति को जो है इसमें आरोप लगाने या उसके साथ अगर कुछ होता है तो उसको शिकायत करने का मौका नहीं दिया गया है। तो ये भी बात सही है। पंडित जी कह रहे सर तो केस हुआ है तो पहले चेक करें केस फेयर है या फेक, अगर फेयर हो तो एक्शन होगा। हाँ, वो इसीलिए तो कमेटी बनी है भाई। अब हम आपको बताते हैं अच्छा यूजीसी कानून क्या है, क्या उसमें है ऐसा जिससे आप आपत्ति कर सकते हैं और क्या जो है जिस पर खिलाफ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, जो देखिए किसी की रील पे, किसी के अखबार पे या किसी उस पे मत जाइए। सबसे अच्छी बात है आप उसको खुद पढ़ लीजिए। हिंदी में अवेलेबल है और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है।
आप यूजीसी गूगल में डालेंगे, ugc.gov.in डालेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो है वेबसाइट खुल जाएगी। उसमें यूजीसी यूजीसी 2026 की जो गाइडलाइन है, 12 जनवरी 2026 को जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो आप क्लिक करोगे तो पूरा पेज जो है वो खुलकर सामने आ जाता है कि इसमें क्या क्या नियम है और क्या क्या दिक्कतें हैं। ठीक, अब नियम में क्या है, सबसे पहले ये समता के संवर्धन का कर्तव्य, यानी गाइडलाइंस जो यूनिवर्सिटीज हैं उन सबको दिया गया है कि भाई अपने यहाँ पर आपको ये माहौल बनाना है कि सब बराबर है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, और इसको आपको देखना है कि ये चीज फॉलो हो, कोई उसका मतलब वो गलत तरीके से इस्तेमाल न करे। प्रत्येक सबसे पहला पॉइंट पढ़ रहे, प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान को भेदभाव के उन्मूलन का कर्तव्य करना होगा। उन्मूलन मतलब नष्ट करना होगा, भेदभाव को पूरी तरीके से अपने जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी है वहां पर इसे खत्म करना होगा। हितधारकों के बीच समता के संवर्धन का कर्तव्य होगा, यानी जो लोग वहां पर मौजूद हैं, चाहे SC ST हो, OBC हो, उनको ये करना होगा कि सब बराबर हैं, ये उनको महसूस होना चाहिए। हितधारकों के विरुद्ध भेदभाव को उन्मूलन करने तथा उनकी जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, निजता, लिंग या दिव्यांगता के पूर्व ग्रह के बिना उनके हितों की रक्षा के लिए उचित संरक्षणात्मक और निवारक उपाय करने होंगे। यानी जो जाति से संप्रदाय वाला कोई मामला हो, जिसको मतलब किसी छात्र को या किसी शिक्षक को जात से जुड़ी मामले में किसी तरह से उसे प्रताड़ित किया जा रहा हो, धर्म, संप्रदाय, उसकी भाषा को लेकर अगर कोई किसी को परेशान किया जा रहा है, तो आपको ये माहौल बनाना होगा कि उसे एक तो कॉलेज में सेफ महसूस हो, उसको ये लगे नहीं कि हाँ हमें परेशान किया जा रहा है तो हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। ये एक तरीके से कहा गया। कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान भेदभाव के किसी भी रूप की अनुमति नहीं देगा और ना ही उसे नजरअंदाज करेगा, ये भी कहा गया है। तो अच्छी बात है, भेदभाव नहीं होना चाहिए और उसको नजरअंदाज, यानी अगर इसकी शिकायत कोई करता है तो आपको ऊपर जिम्मेदारी ये होगी कि उसके मामले में तुरंत से तुरंत आप उसके ऊपर एक्शन लो। 1 किलो ज्यादा कमेंट कर रहे हैं पत्रकार जी, अरे करने दो भाई, क्या कर सकते। हम देखिए, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें है क्या, ठीक है, फिर उसके बाद आप फैसला कर सकते हैं कि ये गलत है या सही है। तीसरा जो बात है, ये सुनिश्चित करना संस्थान के प्रमुख का कर्तव्य होगा कि इन विनियमों का विविध पालन हो और इस उद्देश्य के लिए उसके पास सभी आवश्यक शक्तियां हो। मतलब ये जो भी कॉलेज का काउंसलर होगा, ठीक है, जो प्रिंसिपल समझ लीजिए होगा, उनको ये जिम्मेदारी होगी कि जो भी आदेश दिए गए हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं, उनका पालन करना उनकी जिम्मेदारी होगा और आवश्यक शक्तियां उनके पास होनी चाहिए। अब आते हैं समान अवसर केंद्र, जिस चीजों के लिए क्या क्यों बवाल हो रहा है वो देखते हैं। समान अवसर केंद्र बनाने की बात कहा गई है कि एक समान अवसर केंद्र बनाना होगा। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान एक समान अवसर केंद्र स्थापित करेगा, जिसका कार्य वंचित समूहों के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर नजर रखना, शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक एवं अन्य मामलों में मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करना तथा परिसर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विधिवत को प्रोत्साहित करना होगा। यानी एक समान अवसर केंद्र बनाया जाएगा, मतलब एक गुट बनाया जाएगा जो इस तरह की चीजों को कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर नजर रखेगा कि यहाँ पर जो है जो नीतियां बनाई गई हैं उनका पालन सही तरीके से हो। शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक और अन्य मामलों में जो भी बच्चों के, छात्रों का समस्या है या किसी की भी समस्या हो, उनका वो समाधान करे और उनको परामर्श दे कि हाँ भाई ये करो, ये नहीं करो, ठीक है। परिसर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता का प्रोत्साहित करना, यानी परिसर में अपना हर तरीके से माहौल को ठीक बनाए रखना इस समान अवसर केंद्र की जिम्मेदारी होगी। अब इसमें कौन कौन होंगे, इसके लिए भी विवाद हो रहा है। केंद्र इन विनियमों के उद्देश्य की प्राप्ति हो नागरिक समाज, स्थानीय मीडिया, पुलिस, जिला प्रशासन, इस क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों, शिक्षक, सदस्यों, कर्मचारी एवं अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। ये समान केंद्र होगा, ये सबसे बातचीत करेगा, इनमें कहा जा रहा है सबसे बात करेगा, मीडिया से भी बात करेगा, पुलिस से भी बात करेगा, जिला प्रशासन से भी बात करेगा। एक तरीके से कहें सबके टच में रहकर ये समान अवसर केंद्र बनेगा, जो ये समय समय पर लोगों को बताता रहेगा कि हमारे कॉलेज में ये चल रहा है, ठीक है। हाँ,
समान अवसर केंद्र इन नियमों के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समान रूप से तथा योग्य मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय करेगा। मतलब अगर उसे बाई चांस की बात है, उसे कोई लगता है कोई ऐसा मामला आया है जिसमें कानूनी मदद चाहिए, तो वो कानूनी मदद भी ले सकता है और उसके पास ये शक्तियां रहेगी। अब आगे आते हैं, जो बताया गया है समान अवसर केंद्र में समता समिति होगी, ठीक है, जो समिति बनेगी जिसका गठन संस्थान का प्रमुख द्वारा केंद्र के कामकाज एवं प्रबंधन भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच के लिए किया जाएगा। अब यहां पर आता है जिसपे विरोध हो रहा है, एक समिति बनाई जाएगी। समता समिति का गठन करने का इस प्रकार होगा, संस्थान प्रमुख होगा जो मुखिया होगा इस समिति का, ठीक। दूसरा, उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में, यानी एक मुखिया हो गया जो आप प्रधानाचार्य कहें, चांसलर कहें, वाइस चांसलर कहें, वो बनेगा। फिर 3 प्रोफेसर जो वरिष्ठ प्रोफेसर होंगे उनको लिया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी, एक कोई कर्मचारी लेना होगा उसी संस्थान का जो उसमें बस शिक्षक ना हो, शिक्षक के अतिरिक्त सदस्य के रूप में होगा, यानी हो गए 3, 2, 4, 5 लोग हो गए। व्यवसायिक अनुभव रखने वाला नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि सदस्य के मूल रूप में, यानी 2 बाहर के लोग जो लेंगे, जो आप समझ लीजिए समाज में अच्छा जिनका कहें पहचान है, पहुंच है, जो लोगों के बीच में अच्छा उनकी इमेज है। एनजीओ वाले भी हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं, 2 उनको लेना है, यानी टोटल हो गए 7। इसके अलावा 2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षिक योग्यता, खेलों में उत्कृष्ट, पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, विशेष आमंत्रित के रूप में 2 छात्रों को लिया जाएगा, 9 लोग हो जाएंगे। अब ये 2 छात्र कौन हो सकते हैं? जो अपने कॉलेज के टॉपर हों या खेल में बहुत अच्छे हों या किसी तरह से किसी भी गतिविधि में टॉप क्लास के रहते हैं, उनको लिया जाएगा। हो गए 9 लोग। समान अवसर केंद्र के समन्वय पदेन सदैव सचिव के रूप में कार्य करेगा, ठीक। एक और आदमी ले लिया जाएगा, 10 लोग टोटल इस कमेटी का सदस्य बनेंगे। अब जहां पर ही विवाद किया जा रहा है, अब इस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे उनके बारे में इसमें गाइडलाइन दी गई है। समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक आदमी होना ही चाहिए, दिव्यांग का एक आदमी होना ही चाहिए, अनुसूचित जाति का एक आदमी होना ही चाहिए, अनुसूचित जनजाति का भी एक आदमी होना ही चाहिए और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए। मतलब इन 10 लोगों में जो ये कैटेगरी है कि एक पिछड़ा वर्ग का हो, दिव्यांगजन हो, अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो और महिला एक हो गई, अनुसूचित जनजाति का 2, अनुसूचित जाति का 3, दिव्यांग 4 और पिछड़ा वर्ग 5, यानी 10 में से 5 लोग जो है इसमें ये कहा गया कि ये लोग होंगे ही होंगे इस समिति में। अब जनरल क्लास के लोगों का कहना है कि इसमें जनरल क्लास क्यों नहीं लिखा। अब आप ये बताइए, 10 लोग चुने जा रहे हैं, 10 में से 5 के लिए गाइडलाइन है कि भाई 5 लोग जो ये इस तरह के होने ही चाहिए। आपका नाम फ्रेम फ्रीज हो गया था, तो 5 लोग इस गाइडलाइन में होने ही चाहिए। इसके अलावा जो कहा जा रहा है कि 5 लोग और कौन हो, इसके बारे में कहीं कोई चीज बात मेंशन नहीं की गई। तो जनरल क्लास के जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि इस समिति में जनरल क्लास के बारे में बात क्यों नहीं की गई कि जनरल क्लास का भी आदमी होगा। तो अगर हम सीधे सिंपल शब्दों में समझे तो ये सीधे सीधे अपने आप ही कहा जा रहा है कि जनरल क्लास का आदमी तो होगा ही, क्योंकि 5 लोगों की जगह खाली है, 10 लोगों की समिति बननी है, 5 लोगों की बात हो गई कि भाई पिछड़ा वर्ग का एक आदमी हो, एक महिला हो, एक दिव्यांगजन हो और इसके अलावा एक कौन हो, अनुसूचित जाति का हो और एक अनुसूचित जनजाति का। 5 लोगों की जगह फिक्स की गई, 5 लोगों की जगह खाली। अब उन 5 लोगों में जनरल क्लास का भी हो सकता है या इनमें से कोई और भी बंदा हो सकता है जो काबिल होगा। तो 5 लोग तो जगह खाली है, उसमें जनरल को ये रख सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए, जैसे शायद जो कहने नहीं समझने की बात होती है कि सबका जब आपने नाम लिखा तो आप सीधे सीधे एक ये भी कर सकते हैं कि एक सामान्य वर्ग का भी आदमी होना ही चाहिए, ये बात कर देते, खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने नहीं लिखा, उनको लगा कि भाई 5 जो मुख्य तौर पर जिनको हर जगह होता है कि इन जातियों का नाम मेंशन किया जाता है कि भाई ये लोग तो होने ही चाहिए। अब 5 लोग जो बचे, उन 5 में से जो है कोई भी हो सकता है। ऋषि कह रहे हैं जिनको यूजीसी से समस्या है उनके बांग्लादेश सबसे अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि वहां हाल ही में आरक्षण को क्रांति हुई है। अब आप लोग तो बिना सर पैर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूजीसी में
अब जो इस समिति की बात, सबसे ज्यादा समिति का विरोध किया जा रहा है, तो समिति के विरोध में देखिए हमको तो कोई कमी नहीं दिखी। 10 लोगों की बात है, 5 लोगों को कहा गया है कि इन लोगों को तो रखना ही पड़ेगा। एक उसमें महिला होनी ही चाहिए, एक अनुसूचित जनजाति का आदमी होना ही चाहिए, एक अनुसूचित जाति का भी आदमी होना चाहिए, एक दिव्यांगजन भी होना ही चाहिए, इसके अलावा एक पिछड़ा का होना चाहिए। 5 लोग ये होंगे, और उसके अलावा 5 लोग कौन होंगे, ये जो वहां के लोग होंगे वो आपस में तय करके रख सकते हैं। अब 5 के 5 सामान्य हो सकते हैं, तो आपका अपने आप में बल बढ़ सकता है, या 5 में से 2 हो सकते हैं, या 5 में से 1 हो सकता है, कोई भी 5 में से आप रख सकते हैं, ये उसमें नहीं, लेकिन ये 5 लोग होने तय। ठीक, इसी का चीज का विरोध हो रहा है कि जो समता समिति बनेगी उसमें जनरल क्लास की बात क्यों नहीं गई। तो एक तरीके से इसमें लिखा नहीं है, लेकिन 5 की जगह खाली है। अब वो 5 कौन हो सकते हैं इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया, तो 5 के 5 जनरल क्लास के लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का विरोध करना तो यहाँ मुझे नहीं लगता इसमें कोई कमी है। हाँ, अगर ये था जब आप इतना सब लिख रहे हो तो ये जनरल क्लास भी डाल ही देते कि भाई छठा आदमी जो होगा एक जनरल क्लास का भी आदमी रखना ही पड़ेगा, उसके बाद 4 जो रखते वो जो रखना होता रख लेते, लेकिन यहाँ पे वो सब मेंशन नहीं किया, 5 का मेंशन कर दिया। कहा गया सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और विशेष आमंत्रितों का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। ठीक, समिति के वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होगी, और बैठक के लिए फोरम जिसमें अध्यक्ष शामिल होंगे, किंतु विशेष आमंत्रितों को छोड़कर 4 की होगी। समिति अपने अर्धवार्षिक बैठकों पिछले 6 महीनों में प्राप्त मामलों की कार्रवाई की समीक्षा करेगी, जिसमें उसके द्वारा समितियों को भेजे गए मामले की शामिल होंगे जो यूजीसी के किसी अन्य विनियमों को वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत गठित किए, इसमें कोई अब समान अवसर केंद्र के निम्नलिखित कार्य होंगे। अब ये समान अवसर केंद्र की कमेटी बनी 10 लोगों की, 10 में से 5 लोग कौन होंगे ये आपको पता है, और 5 लोगों की जगह खाली है, उसमें कौन होंगे पता नहीं। अब क्या कार्य हैं जिस पर आ जाते हैं। कार्य नंबर 1 है का उच्च शिक्षा संस्थान में समुदाय के समग्र रूप से समता एवं समान अवसर सुनिश्चित करना और सामाजिक समावेशन लाना। यानी उच्च शिक्षण संस्थान में किसी को भी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि या उसकी कास्ट क्या है, उसका धर्म क्या है, जिसकी वजह से उसको किसी तरह का मतलब हीन भावना ना महसूस हो पाए। ये चीज काम समावेशन करना मतलब ये देखना इस तरह की चीजें होना। छात्रों, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के बीच समता को संवर्धन देना, यानी छात्र हो, शिक्षक हो या जो कर्मचारी वहां पे है उनमें से किसी के बाद भी कास्ट मतलब किसी में भी ये भेदभाव की धारणा का जो अगर हो तो उसे हमें नष्ट करना है। यानी कोई भी ऐसा आदमी है इस कॉलेज, मान लीजिए कॉलेज है उसमें कोई ऐसा आदमी है जिसको जाति वाला मामले में ज्यादा ही थोड़ा सा वो है, तो हमें ये देखना होगा कि वो बंदे की वो चीज जो है वो खत्म हो। जातिगत भेदभाव वाला मामला उसके अंदर का जो हो वो हमें निकालना है, इस कमेटी का काम होगा। ठीक है, अगर वो कर रहा है तो या तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या तो फिर उसे समझाया जाएगा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको ये चीज डिटेक्ट करनी है। विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के बीच शैक्षणिक संवाद तथा स्वस्थ अंतर्वैयक्तिक संबंधों के विकास के लिए एक सामाजिक रूप से अनुकूलन वातावरण बनाना। मतलब अलग अलग जगहों से कॉलेज में बच्चे आते हैं, इन्हें नेशन कैसे पसंद करता है फिर भी देते हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि अलग अलग जगहों से छात्र आते हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट से आता है, कोई यूपी के किसी गांव से भी आता है, हर एक का अलग अलग माहौल होता है। उस अलग अलग माहौल से किसी तरह से अपने आप को साबित करके किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन, तो वहां पर इस समिति का काम ये होगा कि ये देखना कि जो अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आए हैं उनको किसी तरह के दिक्कत का सामना ना करने पड़े, उनकी भाषा के रूप में, उनके पहनावे के रूप में उनको किसी तरह से परेशान कोई ना करे, ये चीज को देखना होगा। हितधारकों के सामाजिक समावेशन के प्रति संवेदनशील बनाने के प्रयास करना, समाज के वंचित वर्ग के संबंधित व्यक्ति को या छात्रों के समूह की सहायता करना, किसी भी भेदभाव की घटना का प्रतिवेदन करने वाले पीड़ित व्यक्ति को प्रतिशोध से बचाना। यानी अगर कोई आदमी शिकायत करता है तो ये कमेटी का काम होगा कि वो इस चीज को निश्चित करे कि जिसने शिकायत की है उसको किसी तरह के प्रतिशोध का सामना न करना पड़े। यानी हमने किसी के खिलाफ शिकायत की, अब वो हमसे बदला लेना चाह रहा है, तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा, जो कमेटी होगी वो सुनिश्चित करेगी कि ये बदला लेने वाली भावना ना आए। ठीक है, यही ये कहा जा रहा है कि इसी चीज का किया जा रहा है कि जो कंप्लेंट है, जो कंप्लेंट करने वाला है, मतलब हमने किसी के खिलाफ कंप्लेंट की और अगर हमारी कंप्लेंट बाय चांस बात है सही नहीं पाई गई तो हमारे खिलाफ किसी तरह का दूसरा कोई एक्शन ना ले, इस चीज को देखना, या हमें डराए ना,
कि तुमने हमारे ऊपर झूठी कार्रवाई की है या कुछ भी मामला है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ये इस तरह से इसमें कहा गया। सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के कल्याण हेतु योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित सूचना, साथ ही समय समय पर जारी सरकार द्वारा यूजीसी या अन्य संबंधित एजेंसियों संगठनों की अधिसूचनाएं, ज्ञापन, कार्यालय आदेश का प्रसार करना, उन कार्यों की एक उदाहरण सूची तैयार करना एवं प्रसारित करना जिन्हें भेदभाव माना जाएगा। ठीक है, अब मतलब ये समिति को कहा गया है कि आप कॉलेज के अंदर एक लिस्ट बनाइए ताकि सबको ये पता चल सके कि क्या चीज हमें, एक सूची तैयार कीजिए जिसको सबको पता हो जाए कि भाई हम अगर ये चीज कहेंगे तो इससे दूसरे को धक्का लग सकता है, अगर हम ये कहेंगे तो दूसरे को परेशानी हो सकती है। तो एक लिस्ट तैयार करना होगा इस समिति का काम। समाज के वंचित समूहों से संबंधित छात्रों के प्रवेश के लिए समावेशी प्रक्रियाएं तैयार करना, वंचित समूहों से संबंधित छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए शैक्षणिक एवं वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु सरकार एवं अन्य एजेंसियों संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना, भेदभाव की किसी भी घटना का प्रतिवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल, यानी अगर किसी को शिकायत करनी है तो जरूरी नहीं किसी के पास जाकर शिकायत करें, एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा और उस पोर्टल में भी लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उच्च शिक्षा संस्थान में समता को संवर्धन देने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य कार्य करना, यानी इस समिति को कहा गया कि भाई आप अपने हिसाब से जो हमने बताए हैं वो तो आप करें। इसके अलावा अपने संस्थान में समता यानी सब में बराबरी का वो रूप आए, तो इसके लिए आप अपने हिसाब से भी कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, कुछ नियम बना सकते हैं। अब ये कहा गया है प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान निगरानी तथा परिसर में किसी भी भेदभाव को रोकने के लिए आवश्यक समझे गए प्रतिनिधित्व के साथ एक छोटी इकाई भी गठित करेगा, जिससे समता समूह इक्विटी स्क्वाड कहा जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थान आवश्यक संख्या में समता समूह इक्विटी स्क्वाड गठित कर सकते हैं और ऐसे समूह स्क्वाड गतिशील रहेंगे तथा संवेदनशील स्थानों पर नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे। समता समूह इक्विटी स्क्वाड अपना प्रतिवेदन समान अवसर केंद्र को समन्वय को प्रस्तुत करेंगे। एक तरीके से कहें जैसे एक समान समिति बन गई, वो बैठकर बात करेगी, एक इक्विटी स्क्वाड बनानी, यानी एक जैसे कहते हैं छापामार टीम, ये छापामार के 3-4 जो लोग होंगे उनका इक्विटी स्क्वाड बनाया जाएगा। ये उन जगहों पर जाएंगे जहां पर उनको लगता है कि ज्यादातर छात्रों के साथ या शिक्षकों के साथ कहीं भी उनको लगता है कि यह भेदभाव होता है, तो वो उस जगह पर अपने कॉलेज के अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक कॉलेज का बंदा है वो दूसरे कॉलेज में जाके कर रहा है, नहीं, वहां के इक्विटी स्क्वाड होगा, वो इस चीज पर नजर रखेंगे कि कहाँ कोई किसी बच्चे को या जो वंचित वर्ग का बच्चा है, SC ST वाला है या कोई जात का बच्चा है जिसको किसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये इक्विटी स्क्वाड उन पर नजर रखेगी। और अगर उसे ऐसा कुछ मिलता है कि ये भाई फला के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो इस बात की जानकारी जो है समता समिति को देंगे कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पर हमने देखा है, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई घोषित होगी। कहा जा रहा है 12 नंबर में प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान अपनी प्रत्येक इकाई, विभाग, संकाय, स्कूल, छात्रावास, पुस्तकालय या सुविधा में कम से कम एक हितधारक को समता दूत इक्विटी एम्बेसडर के रूप में कार्य करने के लिए नामित करेगा। समता दूत इक्विटी एम्बेसडर के रूप में नामित हितधारक परिसर में समता के प्रतीक के रूप में कार्य करेंगे और समान अवसर केंद्र के समन्वय के संपर्क में रहेंगे। समता दूत अपनी इकाई में समान अवसर केंद्र द्वारा नियोजित कार्यक्रम या गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और किसी भी समता उल्लंघन की सूचना बिना देरी के देगा। एक मतलब स्क्वाड भी बनेगा, इसके अलावा एक जो है इक्विटी एम्बेसडर भी बनेगा, ठीक है, जो और भी इस मामले में कहें, होता है ना कि ग्रुप देख के लोग कहते हैं चुप हो जाओ फला आदमी आ रहे हैं, तो एक गुप्तचर टाइप का कहें लिखा जाएगा जो नजर रखेगा। अच्छा, समान अवसर केंद्र प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई के अंत तक अपनी गतिविधियों की एक अर्धवार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करेगा, मतलब एक तरीके से एक बुकलेट छपवाएगा और यह प्रतिवेदन उच्च शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतिवेदन में छात्रों एवं कर्मचारियों की जनसांख्यिकीय संरचना, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के छात्रों की ड्रॉप आउट दर, इन विनिमयों के तहत प्राप्त शिकायतें, अभियोग एवं उनकी वर्तमान स्थिति में शामिल करेगा। ठीक है, अब ये कोई मतलब नहीं इस चीज का। मेन चीज जो था समता समिति की बात थी, उसमें तो देखिए मुझे कोई खामी नहीं दिखी। जहां पर यह है कि 10 लोगों की कमेटी बनेगी, 10 में से 5 को बताया गया कि ये लोग होने चाहिए, 5 को। अब समता हेल्पलाइन मतलब एक ऑनलाइन पोर्टल था ही जिसमें लोग शिकायत दर्ज कर सकते थे, इसके अलावा एक हेल्पलाइन भी चालू करनी होगी जिसमें लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं। समता हेल्पलाइन में क्या है,
प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान एक समता हेल्पलाइन स्थापित एवं संचालित करेगा जो 24 घंटे कार्यरत रहेगी, बशर्ते कि यदि किसी महाविद्यालय की समता हेल्पलाइन किसी कारणवश कार्यशील नहीं है तो उस कॉलेज के हितधारकों के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय की समता हेल्पलाइन सुलभ होगी। मतलब एक विश्वविद्यालय को हेल्पलाइन अपनी बनानी होगी। समता हेल्पलाइन किसी भी ऐसे हितधारक के लिए सुलभ होगी जो किसी भेदभाव से संबंधित घटना के कारण संकट में हो। यदि सूचना देने वाला व्यक्ति अनुरोध करता है तो भेदभाव की सूचना देने वाले हितधारक की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इसके लिए भी लोग कह रहे हैं कि मान लो जो शिकायत करता है उसकी पहचान नहीं बताई जाएगी। भाई जो शिकायत करने उनका कहना है कि जनरल क्लास के लोग कहना है कि जनरल शिकायत कर रहा है उसकी पहचान आप क्यों छुपा रहे हैं। तो उसकी पहचान छुपाने का मकसद ये है ताकि भाई उसको किसी तरह से कॉलेज में ही थोड़ी पढ़ेगा, हमेशा कॉलेज से बाहर भी जाएगा, ऐसा ना हो कि उसकी पहचान उजागर हो जाए तो कॉलेज के बाहर उसे परेशान किया जाए और उसे धमकी वमकी दी जाए। इसलिए उसकी पहचान को छुपाया जाएगा ताकि जो कहें उसको किसी तरह का खतरा ना हो। ये बात इस चीज में कही जा रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या कानून है इनके लिए इस तरह के मामले चल रहे हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ हमको नहीं मिला जिसमें ये हो कि हाँ भाई ये जनरल क्लास के साथ गलत हुआ है। ठीक है, समता के संवर्धन के उपाय 7वां नंबर है। उच्च शिक्षा संस्थान समता के संवर्धन हेतु निम्नलिखित उपाय करेंगे। उच्च शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेश या प्रवेश के नवीनीकरण के समय सभी छात्र तथा सभी संकाय सदस्य एक कर्मचारी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे समता के संवर्धन देंगे और भेदभाव किसी रूप को संलिप्त नहीं करेंगे। यानी इसमें यह कहा गया जब कोई भी बच्चा एडमिशन लेगा नवीनीकरण के समय, हाँ प्रवेश का नवीनीकरण होगा तब उससे एक घोषणा पत्र लिया जाएगा, घोषणा पत्र में साइन किया जाएगा कि वो किसी तरह से भेदभाव में ना करेगा, ना ही वो किसी तरह के भेदभाव के रूप में सम्मिलित होगा। ठीक है, एक घोषणा पत्र लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन विनियमों को एवं समता हेल्पलाइन की जानकारी उच्च शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर प्रमुखता से उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से पूर्व संस्थान प्रमुख विभिन्न कार्यकर्ताओं जैसे छात्रावास वार्डन, छात्र, अभिभावक, संरक्षक, संकाय कर्मचारी, जिला प्रशासन, पुलिस की एक बैठक आयोजित करेंगे और उससे संबोधित करेंगे जो कार्यक्रम का हिस्सा होगी ताकि हितधारकों के बीच समता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की जा सके, इन विनियमों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। बैठक का एक वीडियो उच्च शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। यानी एक तरीके से कहें समता का जो नियम है उसको किस तरह से लागू हो रहा है, क्या क्या हमें करना है, क्या हम बात करेंगे। तो एक बुलाया जा रहा है कि छात्रावास का वार्डन हो उसे बुलाइए, छात्र, अभिभावक, उनके माता पिताओं को बुलाइए, संकाय कर्मचारी, जिला प्रशासन, पुलिस की एक बैठक, सबकी एक बैठक होगी। उस बैठक का वीडियो बनाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि देखिए भाई हम चाहते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में समता का हो, यानी किसी में भेदभाव ना हो, इसके लिए हम ये कदम उठा रहे हैं और आप भी अपने स्तर पर इस चीज को प्रोत्साहित करें बच्चों को कि ये भाई इस तरह की बातें ना करें। ठीक है, उच्च शिक्षा संस्थान ये सुनिश्चित करेंगे कि छात्रावासों, कक्षाओं, मेंटरशिप समूह या किसी अन्य शैक्षणिक उद्देश्य के लिए कोई भी चयन, अलगाव या आवंटन पारदर्शी, निष्पक्ष और भेदभावपूर्ण हो। तो यहां पर भी कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी भी भेदभाव की घटना के पीड़ित या गवाह, चाहे वह छात्र, संकाय सदस्य या कर्मचारी ही क्यों न हो, ऐसी घटनाओं का प्रतिवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे एवं सूचनाकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर उनकी पहचान संरक्षित की जाएगी तथा उन्हें प्रतिशोध या उत्पीड़न के विरुद्ध आवश्यक शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक, यानी इसमें कहा अगर वही बात है जो शिकायत करेगा उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा पूर्ति तौर पर, और उसकी पहचान को अगर वो चाहता है तो, अगर वो चाहता है कि उसकी पहचान उजागर की जाए तो उजागर की जाए, अगर वो चाहता है कि नहीं हमारी पहचान किसी को ना बताई जाए तो फिर उसकी पहचान नहीं बताई जाएगी। अब 8वें नंबर नियम पे आते क्या है, कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी भेदभाव की घटना की सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर लिखित रूप से या समान अवसर केंद्र के समन्वय को ईमेल भेजकर दे सकता है। पीड़ित की पहचान अनुरोध के लिए किए जाने पर गोपनीय रखी जाएगी। पीड़ित व्यक्ति के पास घटना की सूचना समता हेल्पलाइन पर देने का विकल्प भी होगा। हेल्पलाइन पर प्राप्त सूचना यदि प्रथम दृष्टया दंड विधियों के अंतर्गत कोई मामला बनता है तो संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। समता समिति ऐसी सूचना प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे के भीतर बैठक करेंगे। देखिए अब यहां पर आ जाता है क्या कार्रवाई होगी। एक
एक ये कहा गया है कि अगर सूचना देने वाला बताता है कि उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है तो सबसे पहले तुरंत कार्रवाई के तौर पर पुलिस से संपर्क किया जा सकता है। दूसरा, समता समिति ऐसी सूचना प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे के भीतर बैठक होगी। समता समिति मामले की यूजीसी किसी अन्य विनियमों को वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत गठित किसी समिति को भी निर्दिष्ट कर सकती है यदि उसकी राय के मामले में उस समिति द्वारा बेहतर ढंग से निपटाया जा सकता है या विनियमों या कानून के प्रावधानों के अनुसार उस समिति द्वारा उस कार्रवाई की जाने वाली आवश्यक है, कोई बेकार। मतलब पहली बात है, शिकायत आते ही 24 घंटे के अंदर में पुलिस जो समिति होगी उसको एक्शन लेना होगा, इस सिंपल भाषा में समझिए। दूसरी बात है, समता समिति तत्पश्चात 24 घंटे के अंदर जो कार्रवाई हो सकती है वो करेगा। इसके अलावा 15 दिनों के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो बनाएगा और संस्थान के प्रमुख यानी जो भी प्रिंसिपल चांसलर जो भी होंगे उनको वो रिपोर्ट देगा। और इसके बाद जो है जो संस्थान का प्रमुख होगा वो 7 दिन के अंदर भी वो भी जांच पड़ताल करेगा कि क्या है क्या नहीं है। यदि संस्थान के विरुद्ध कोई ये है इसमें है समता समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संस्थान का प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान के नियमों के अनुसार 7 कार्य दिवसों के भीतर आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। हालांकि यदि दंड विधि के तहत कोई मामला बनता है तो पुलिस अधिकारियों को तत्काल सूचना दी जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। यदि संस्थान के प्रमुख के विरुद्ध कोई शिकायत की जाती है तो समता समिति की बैठक अध्यक्षता समान अवसर केंद्र के समन्वय द्वारा की जाएगी और समता समिति के प्रतिवेदन संस्थान के प्रमुख के अगले उच्चतर पदाधिकारी को अग्रेसित की जाएगी। एक तरीके से ये कहा गया है कि समझिए कि 24 घंटे के जब कार्रवाई आती है, अगर कुछ मामला बहुत ही अर्जेंट है तो पुलिस को तुरंत संपर्क किया जाएगा, ठीक। दूसरा, नहीं तो समता समिति के पास जब ये मामला पहुंचेगा तो 24 घंटे के अंदर उन्हें एक बैठक करनी होगी। बैठक के बाद जो है समता समिति जो है 15 दिन लगी, उस 15 दिन में वो जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल के बाद जो है अपनी रिपोर्ट जो है उन्हें देनी होगी। जो प्रमुख होंगे, संस्थान के प्रमुख होंगे, उनको ये रिपोर्ट देनी होगी कि भाई ऐसा ऐसा मामला है और जो भी उन्हें लगता होगा कि हाँ ये दोषी है या कार्रवाई है वो देंगे। इसके बाद जो संस्थान का प्रमुख है वो 7 दिन का लेगा समय कि भाई इस मामले में हमें क्या करना है, किस तरह की कार्रवाई करनी है और उसके बाद वो फैसला लेगा। अगर उसे लगता है कि इस मामले में उसे पुलिस के पास जाना है तो वो पुलिस के पास भी जा सकता है और आगे कार्रवाई कर सकता है, लेकिन 7 दिन के अंदर में उसे फैसला लेना है। यहाँ पर एक चीज और है कि अगर मान लीजिए किसी के खिलाफ ये होता है कि हाँ ऐसा हुआ है, अगर कोई इस बात से असंतुष्ट है तो उसके पास 30 दिनों का मौका होगा। तो वो लोकपाल जो होता है, कॉलेज के भीतर जो लोकपाल होता है, उसके पास जाकर अपील कर सकता है। यानी मान लीजिए किसी के खिलाफ शिकायत हुई और समता समिति ने वो कहा कि भाई ये गलत है और ये तुमने ऐसा ऐसा किया है, तो जो बंदे के खिलाफ ये शिकायत हुई तो उसके पास ये इस चीज का अधिकार होगा कि वो 30 दिनों के भीतर जो है लोकपाल के पास जाए और अपनी वो आपत्ति दर्ज करा सकता है कि भाई हमको ऐसा ऐसा लग रहा है, हमारे खिलाफ ये जो किया गया है या बात कही गई है ये पूरी तरह से झूठी है और हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। यही चीज दूसरे के ऊपर भी लागू, जो शिकायत करता है। मान लीजिए शिकायतकर्ता ने शिकायत की और जो समता समिति है उसको लगा कि इसकी शिकायत झूठी है तो उसने अपनी रिपोर्ट बना के ऊपर भेज दी, तो उसके वो भी जाके 30 दिन में लोकपाल के पास जाके शिकायत कर सकता है भाई हमने जो कहा था और समता समिति ने जो जांच की है वो गलत है। तो वो दोनों के पास इस चीज के समान अवसर होंगे कि भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम बात आगे करें कि निगरानी के लिए है, अनुपालन करने के बस खत्म। अब देखो, अब भाई अब हम आ जाते सीधे संपर्क सीधे बात पे। इतना हमने पढ़ा, जो समिति का बात हो रही है, एक तो चीज समिति की बात हो रही है। इन नेताओं का कोई पसंद नहीं करता है फिर भी जिता देते हैं। सभी कमेंट करने वाले परेशान ना हो, पत्रकार जी ध्यान में रखते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए इस यूजीसी 2026 का बिल तो एक तो आप पहले पढ़िए। आप विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आप मोदी को गरिया रहे हैं, आप बीजेपी को गरिया रहे हैं, आप अमित शाह को गरिया रहे हैं या योगी के खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है, सबका अपना अपना अधिकार। लेकिन अगर बिना पढ़े जाएंगे तो आपको कोई भी काउंटर कर सकेगा। सबसे पहली बात उससे पढ़ लीजिए, हिंदी में भी है, आपको समझ में आ जाएगा। एक तो पता नहीं इस तरह की एकदम शुद्ध हिंदी क्यों लिख देते हैं जब आज के जमाने में शुद्ध हिंदी नहीं चलती, फिर भी चलो ठीक है, फिर भी आपको चीज समझ में आ जाएगी। जो विरोध की बात है, हमने देखा कि 2 पॉइंटों में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। एक विरोध का पॉइंट ये है
कि जो समिति बनेगी उस समिति में जनरल क्लास की बात क्यों नहीं की। ठीक, तो आप उसे चाहे या अनचाहे वाली बात कह दें कि उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन 5 सदस्यों की बात उसमें खाली भी है। 10 सदस्यों की समिति बननी है, 10 में से उन्होंने 5 के नाम मेंशन किए हैं कि भाई 5 लोग, ये लोग तो होने ही चाहिए। अब 5 बाकी लोग कौन हो सकते हैं? तो जनरल के जनरल 5 लोग हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं, या 1 हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ बात गलत है कि भाई जो जनरल क्लास को समिति में, जो समिति कमिट करने की बात लोग कह रहे हैं ना कि हमारा बच्चे की शिकायत सुनने वाला वहां समिति में कोई होगा ही नहीं, सब ST अपने आप सबकी आपने बात कर दी, लेकिन जनरल क्लास की बात नहीं की, ये बात गलत है। 5 लोगों की उसमें जगह खाली है। अब 5 में 5 जनरल हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। वो तो वहां के प्रमुख हो गए, वो जब चुनेंगे तो वो अपने हिसाब से देखेंगे भाई। अब उसमें 5 लोग कौन होने चाहिए उनकी बात साफ कर दी गई। ये 5 लोग तो हर हालत में होने ही चाहिए, जिसमें ये हैं, हम देखो जिन जिन का विरोध सबसे ज्यादा पॉइंट का हो रहा है उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, आ गया 5 लोग कौन से? हाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 आदमी होना चाहिए, दिव्यांग जन में से कोई 1 होना चाहिए, अनुसूचित जाति में से 1 होना चाहिए कोई, अनुसूचित जनजाति में से कोई 1 होना चाहिए और 1 महिला होनी चाहिए। तो ये 5 लोग हुए। अब समिति में कितने लोग शामिल होने थे? संस्थान प्रमुख जो होगा वो अध्यक्ष होगा इस समिति का। आप संस्थान प्रमुख पंडित भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है, किसी भी कास्ट का होगा वो बन सकता है। ठीक है, एक जनरल क्लास का आदमी वहां आ सकता है। अगर नहीं है तो बाकी ऑप्शन है। शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर हों, वरिष्ठ संकाय सदस्य ये 3 लोग होंगे, तो 3 प्रोफेसर। अब उसमें ठाकुर भी प्रोफेसर हो सकता है, ब्राह्मण भी प्रोफेसर हो सकता है, और जो गुप्ता हैं वो भी हो सकते हैं। जनरल क्लास का कोई भी 1 प्रोफेसर उसमें शामिल हो सकता है। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी, जो इस कॉलेज में पढ़ने वाला कर्मचारी होगा, वो कर्मचारी को भी 1 जगह मिलेगी। अब वो भी कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो भी जनरल कैटेगरी से हो सकता है। तीसरी चीज तो क्या कहा गया है? व्यवसायिक अनुभव रखने वाले 2 समाजिक नागरिक, जो मतलब 2 बाहर के NGO वाले भी हो सकते हैं, सामाजिक जो कार्य करने वाले नेता होते हैं वो हो सकते हैं, और भी कोई हो सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं, वो भी जनरल क्लास से आ सकते हैं। 2 छात्र प्रतिनिधि हो सकेंगे जो अपने क्लास के टॉपर हो, या स्पोर्ट्स में अच्छे हो, या किसी भी तरह की गतिविधि में अपने स्कूल कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हो, उनको इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है, अब वो भी जनरल क्लास के हो सकते हैं। समान अवसर केंद्र के समन्वय पदेन सदस्य सचिवों के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो 10 लोगों में से 5 लोगों की जगह पक्की की गई है। अब 5 में भी देखिए, एक अगर देखना चाहें तो 5 में से 3 जगह पक्की है। महिला कहा गया है, महिला होनी चाहिए। महिला SC से हो, ST से हो, OBC से हो, मुस्लिम हो, या कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, महिला होनी चाहिए। तो महिला भी जनरल हो सकती है आपकी। 5वां शख्स दिव्यांगजन। अब दिव्यांगजन जनरल हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसमें भी आपके पास ऑप्शन है। अगर वो भी जनरल चुना गया तो आपके पास सीधे सीधे 7 का ऑप्शन आ जाता है। तो ये कहां से इसमें कहा जा रहा है कि समिति में जनरल क्लास के लिए जगह नहीं दी गई। जनरल क्लास के लिए जगह है, लेकिन बस इसमें लिखा नहीं गया कि जनरल क्लास के लिए जगह है इसमें। जैसे कि बाकी सभी को मेंशन कर दिया गया कि भाई ST का भी लो, OBC का भी लो, SC का भी लो, महिला लो, दिव्यांगजन लो। अगर ये कह देते कि भैया जनरल क्लास का भी 1 आदमी होगा, उसको भी लो, तो ये 6 जगह पक्की हो जाती। बाद में फिर 4 के लिए जो होता, जिसको रखना होता रखा जाता। लेकिन इसमें ये नहीं चीज लिखा गया कि जनरल क्लास का 1 आदमी होना ही चाहिए। ये है कि 5 लोग जो हैं वो होने ही चाहिए, और इसके बाद जो बचे 5 लोग हैं वो अपना जो कमेटी है वो मिलजुल के तय कर सकते हैं कौन हो। अब उसमें 5 के 5 जनरल क्लास के आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, महिला भी जनरल क्लास की हो सकती है, दिव्यांगजन भी जनरल क्लास का हो सकता है। तो ये नहीं है कि इसमें जनरल क्लास के लिए बात नहीं, इसमें जनरल क्लास का लिखा नहीं गया है, लेकिन जनरल क्लास का सदस्य बन सकता है, कमेटी का सदस्य। जो जनरल क्लास के लोग कह रहे हैं ना कि अगर हमारे खिलाफ शिकायत होती है तो जो कमेटी है उसमें कोई हमारा प्रतिनिधि रहेगा ही नहीं जो हमारी बात को समझे, तो ये गलत बात है। इसमें आपके पास ऑप्शन है, 7 लोग आप रख सकते हो जनरल के। ठीक है, 7 बन सकते हैं। एक महिला भी जनरल क्लास हो सकती है, एक दिव्यांगजन भी जनरल क्लास हो सकता है, और बाकी 5 लोग जो बचे वो भी जनरल क्लास के आ सकते हैं। तो 7 लोगों के पास आपके पास जगह है। तो ये मत कहिए कि जनरल क्लास की जगह नहीं है, समिति में भी जगह है। जो आपकी बात सुनेगा आपके जनरल क्लास की बात समझ सकता है। ठीक,
दिक्कत यहाँ पर सिर्फ एक है कि ये कहा गया है कि जो शिकायत करने वाला यानी जातिगत भेदभाव की शिकायत करने वाले जो हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी ही समूह से आ सकते हैं, या कोई धर्म हो या महिला हो या दिव्यांगजन हो, यही शिकायत कर सकते हैं। जनरल क्लास का व्यक्ति जो है शिकायत नहीं। ये एक खामी इस चीज में दिखती है कि सीधे सीधे आप एक लाइन क्यों नहीं लिख देते हैं कि भाई जिसको भी आपत्ति है कि उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है वो इस समिति में जाकर शिकायत कर सकते। कहानी हो जाती खत्म। आपने यही क्यों माना कि जनरल क्लास के लोगों को जो है वही उत्पीड़न करते हैं, यानी वही किसी को अगर जाति की मामला होगा तो वही तंज कसेंगे या वही किसी को परेशान करेंगे। भाई जेएनयू में देखिए जाके क्या नारे लगे हैं। कहा जाता है कि ब्राह्मणवाद की छाती पर, ठीक है, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, नारे लगते हैं ना। तो अगर मान लीजिए कोई ठाकुर आदमी है या कोई ब्राह्मण है, अब उसके सामने ये कहा जा रहा है तो क्या उसके साथ जाति भेदभाव नहीं है? ये है तो उसके साथ भी ना, उसके आंखों के मतलब उसके खड़े होने पर उसके सामने ही उसको कहा जा रहा है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता, तो क्या उसको बुरे नहीं लगेगा? या फिर ब्राह्मणवाद की छाती पर या ब्राह्मण की कब्र खुदेगी, क्या ये गलत नहीं है? ये एक बच्चा जो है वहां पढ़ने गया है जो ब्राह्मण है, ठीक है, तो उसको तो बुरा लग सकता है। तो आपने सीधे सीधे एक चीज क्यों नहीं डाल दी कि भाई जो भी बच्चा, जो भी छात्र, जो भी शिक्षक जिसको ये लगता है कि उसके साथ जाति भेदभाव हो रहा है, उसको किसी तरह से परेशान किया जा रहा है, तो वो सीधे सीधे जाएगा और भाई अपनी शिकायत दर्ज करेगा। अब उसमें आपने क्यों भेदभाव कर दिया? आप एक तरफ कहते हो कि आप एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, दूसरी तरफ आप जात की खाई खोद रहे हो और वहां से खोद रहे हो जहां से लोग निकल कर आगे आते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी में जहां आपको बच्चों को अपनी विचार रखने की बात करने दिया। अब पता नहीं आपके बच्चे, नेताओं के बच्चे किन कॉलेज में पढ़ते हैं, भाई आपके बच्चे तो हाई फाई कॉलेज में पढ़ते होंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग जिन कॉलेजों में पढ़े हैं, जिन स्कूलों में पढ़े हैं, वहां पर तो किसी को मोटा बोलना, किसी को पतला बोलना, किसी को काला बोलना, किसी को गोरा बोलना, ये बहुत कॉमन बात होती थी। और ना ही जिसको बोला जाता था उसको इस चीज का बुरा लगता था, ना ही बोलने वाले को, क्योंकि वो निक नेम रखने की एक परंपरा ही होती थी, ठीक है। और जो काला उसको बोल दिया अरे कल्लू, और जो गोरा है उसको बोल दिया गोरा, उसका नाम ही गोरा रख दिया कि गोरवा। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर आप इस तरह से करोगे तो हर छोटी छोटी बात पर ही ये हो जाएगा कि शिकायत करने आदमी पहुंच जाएगा। जहां पर बात लोग, जो बच्चे हैं वो जा रहे हैं, वो सीख रहे हैं धीरे धीरे कि हाँ आगे क्या है, वहां पर आप इतनी वो लगा दोगे फिर तो फिर क्या हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात, शिकायत करने का अधिकार आपको सबको देना चाहिए, जो इसमें नहीं, एक ये कमी बात है। दूसरी, अगर वो कहते हैं कि भाई हमारे कमेटी में सदस्य की बात, जनरल क्लास कहता है हमारे लिए कमेटी में सदस्य नहीं है, कमेटी में आप 7 सदस्य पा सकते हो, 10 में से 7 आप अपने रख सकते हो। अगर आप में मतलब वो लोग जो कमेटी लोग चुनेंगे उस कमेटी में देखा जाएगा भाई जैसे 3 अच्छे एकदम सीनियर प्रोफेसर हैं, अब वो 3 सीनियर प्रोफेसर जो हैं वो जनरल क्लास के भी हो सकते हैं, वो और भी किसी हो सकते हैं। 5 को नियत है कि एक महिला रखो समिति में, एक दिव्यांगजन को बनाओ, ठीक है, उसके बाद 3 में एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ठीक है, 5 ये हो गए। 5 के बाद 5 की जगह खाली है, उस 5 में किसी को भी रख लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भाई लिस्ट। अब ये कहा जा रहा है कि भाई कोई भी जाके हमारे खिलाफ शिकायत कर देगा जाके और हमारा बच्चे के तो करियर बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा कि भाई सुनने के लिए वहां आपके भी मेंबर हो सकते, जनरल क्लास के भी लोग होंगे। दूसरी बात, अगर शिकायत होती है तो 15 दिन में जांच होगी, आपसे भी पूछा जाएगा कि भाई क्या मामला है, क्या आपने कहा कि नहीं कहा, सबूत पेश होंगे। 15 दिन में जो समिति है वो रिपोर्ट बनाएगी और संस्थान के प्रमुख को देगी। 7 दिन संस्थान का प्रमुख उस चीज को, रिपोर्ट को चेक करेगा अपने स्तर पर कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद फिर वो उस पर कार्रवाई करेगा। कार्रवाई करता है तो 30 दिन फिर भी आपके पास समय मिलेंगे, आप लोकपाल के पास जा सकते हैं, जहां आप इस चीज की आपत्ति दर्ज कराएंगे कि भाई ये गलत हुआ है और हमने ऐसा नहीं किया, वहां पर भी आपकी बात जांच होगी। और बाकी जब आप कॉलेज से बाहर आते हैं तो आपके पास कानूनी हक तो है ही। तो अभी तक अगर आप देखें, मैं जैसा कि मैं देख रहा हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं देखने को मिला कि जो जनरल क्लास के खिलाफ, ये नियम पहले से भी चल रहे हैं। अब ये बस इसमें एक चीज जो जोड़ दी गई वो ये कि जनरल क्लास को शिकायत करने का हक नहीं है, बस एसटी, एससी, ओबीसी,
महिला, दिव्यांगजन, किसी धर्म या किसी के लिंग के खिलाफ अगर कुछ होता है तो इन लोगों को शिकायत करने का हक है, जनरल क्लास को नहीं। अब महिला में जनरल क्लास भी मान लेते आ जाती है, एक दिव्यांगजन में भी जनरल क्लास आ जाती है, लेकिन स्पेशली जब आप सबके लिए मेंशन कर रहे हो तो सीधे सीधे एक नियम क्यों नहीं आपने बना दिया कि किसी भी छात्र को ये होता है कि हाँ उसके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है या किसी और तरीके से भेदभाव किया जा रहा है तो उसकी शिकायत वो कर सकते। यहाँ पर एक जो दिक्कत है वो यही है कि ये बना दिया गया है कि भाई जनरल क्लास वाला जो है वही सबको टॉर्चर करता है, वही सबको ताने मारता है, वही सबको परेशान करता है। एक तरीके से उसको दिखा दिया गया है राक्षस टाइप का, और बाकी सबको दिखा दिया गया है कि बेचारे मजलूम लोग हैं, इनको ये खाए। और जबकि ओबीसी जो है वो कई जगहों पर तो जनरल क्लास से ज्यादा मजबूत में है, ठीक है, उसको भी आपने इसमें शामिल कर लिया है। लोग इस चीज का भी विरोध कर रहे हैं कि ओबीसी को क्यों शामिल किया गया। SC ST तो समझ में आता है, ओबीसी तो कई जगहों पर तो जनरल क्लास से भी ऊपर आ जाता है आर्थिक तौर पर और बाहुबल के तौर पर, लेकिन इसमें है इसी चीज का विरोध किया। बहरहाल शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। अब इसमें एक तो ये भी दिक्कत हो रही है, चुनाव के चलते ना बहुत ज्यादा हो रहा है, आधे से ज्यादा लोगों ने इस चीज को पढ़ा नहीं है, इस नियम को पढ़ा नहीं है कि क्या इसमें सच में ऐसी चीजें हैं जिससे ये साबित हो कि भाई जनरल क्लास के लोगों को तो अब पढ़ना मुश्किल, कोई भी शिकायत कर देगा, ऐसा नहीं कोई भी शिकायत कर देगा, ठीक है। हाँ, इस चीज में ये जरूर है कि हाँ ये किसी तरह का प्रावधान नहीं है, इसमें ये नहीं मेंशन किया गया कि अगर कोई शिकायतकर्ता झूठा है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी जाएगी। एक चीज ये भी होनी चाहिए थी भाई, अगर कोई कार्रवाई केस जैसा कि देखा गया है SC ST के कई मामले आए हैं जिनमें इस तरह का होता है, झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं और उसके बाद जब तक जांच पड़ताल होती है तब तक तो किसी का जीवन बर्बाद हो जाता है, ठीक। तो इसमें यह होना चाहिए कि भाई अगर आप क्लियर कट करो कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसको भी तो डर होना चाहिए इस चीज का ना कि यार वो किसी के खिलाफ भी झूठी शिकायत नहीं कर सकता है जाके। ये चीज अभी नहीं दिखाई है। अगर ये चीज हो जाए तो बहुत अच्छा है कि हाँ भाई झूठी शिकायत वाले के खिलाफ भी जिस तरह से करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी उसी तरह से झूठी शिकायत जो करेगा उसके खिलाफ भी एक्शन होगा, ठीक। तो अभी अगर हम UGC आप पढ़ोगे, देखो कल तक हमको भी लगता था बहुत गलत हो रहा है, हमने जो रील देखी, रील के हिसाब से ये था कि जनरल क्लास को एकदम वो हो जाना चाहिए और जनरल क्लास के बच्चे अब उच्च मतलब हायर कॉलेजेस में नहीं पढ़ पाएंगे, वहां तो ऐसे ही उनको साथ समस्या थी। अब ये UGC 2026 आ गया, अब तो और मुश्किल हो गया। तो ऐसा तो नहीं दिखा भाई, हमें तो नहीं दिखा, हमने उसको पढ़ा, हमें बस जो दिक्कत लगी एक तो ये कि जनरल क्लास को कंप्लेंट करने का हक नहीं दिया गया, कंप्लेंट करने का हक देना चाहिए। दूसरी चीज जो समिति में बात हो रही है कि समिति में जनरल क्लास के लिए जगह निश्चित नहीं है, जनरल क्लास के लिए जगह खाली है, लेकिन बस नियम में ये चीज मेंशन नहीं की गई है कि जनरल क्लास का भी सदस्य होना ही चाहिए। जैसे कि बाकी सबके लिए आपने मेंशन कर दिया कि भाई एक SC से होगा, एक ST से होगा, एक महिला होगी, एक दिव्यांगजन होगा और एक OBC का होगा। 5 की जगह जैसे आपने पक्का की तो एक अगर जनरल क्लास भी लिख देते तो वो हो जाता भाई, हाँ ठीक है जनरल क्लास की जगह, लेकिन जगह है, ठीक। समझने की बात है, जैसा कि हम कहते हैं कि नियम हमारे यहाँ बनते हैं तो नियम को इतना तोड़ मोड़ दिया जाता है, जो जैसा समझता है वैसा ही वो उसको लगता है कि ऐसा ही है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं। अब इसी चीज क्या है, कार्रवाई की बात है। तो कहा जा रहा है कि जो जनरल क्लास के खिलाफ अगर शिकायत होगी तो उसके पास किसी तरह का इसका विरोध करने का तरीका नहीं विरोध करने का है। कमेटी आपको भी बुलाएगी, अगर आपसे बातचीत होगी 15 दिन वो समिति क्यों ले रहे हैं। कभी सुने का कभी किसी का SC ST OBC ने किसी सर्वन के प्रताड़ित किया हो, अगर तुम स्कूल और से OBC को प्रताड़ित नहीं करते हो तो UGC का विरोध क्यों कर रहे हो। हाँ धीरज जी जो उनको कह रहे हैं वही बात है। अगर आप देखो विरोध की बात ही नहीं है, ज्यादातर लोगों को पता नहीं, दिक्कत ये। और ये सब मुझे तो लग रहा है अब जो मैं देख रहा हूँ ना, मैं वो सब चल रहा है चुनाव के लिए, चुनाव के देखते हुए दिख रहा है, क्योंकि मैंने UGC 2026 पढ़ लिया। अगर आपको भी मेरे ख्याल से ये मेरा विचार है, इसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहे कि जनरल क्लास के बच्चों को अब संस्थान में पढ़ना मुश्किल, ठीक। सीधे सीधे इसमें बात है कि भाई एक कमेटी बनेगी, कमेटी में 10 लोग होंगे, 10 में से 5 लोगों की जगह निश्चित की गई है। 5 लोग कोई भी हो सकते हैं, महिला जो चुनी है वो भी कोई भी हो सकती है, सामान्य वर्ग की भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। दूसरी चीज इसमें यह कहा गया है कि किसी भी तरह से जाति, लिंग,
धर्म और या भाषा, इसके आधार पर किसी तरह का भेदभाव होगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ होता है, तो वहाँ के बच्चे आते हैं, उन्हें चाइनीज, चिंकी इस तरह करके चिढ़ाते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें हुई, या किसी को जात के नाम पर भेदभाव बोलना, ये सब चीज़ें जो है इनको रोकना है, समिति का वो है। दूसरी चीज़, बस कमी अगर देखें तो एक कमी हमको दिखती है कि यही है कि भाई जनरल क्लास को भी मौका इसमें ये दे देना चाहिए था कि भाई सीधे एक सिंपल में एक लाइन में कानून बन जाना चाहिए था, नियम बनना ये चाहिए था कि किसी भी बच्चे को, किसी भी शिक्षक को किसी तरह से जाति, भाषीय या धर्म के आधार पर अगर किसी तरह को प्रताड़ित किया जा रहा है या उसे किसी तरह को समस्या है, तो वो इस समिति के पास आ सकता है। कास्ट का नाम डालने की जरूरत क्या? आप जब सबको कर देते तो सब हो जाते, फिर बात खत्म हो जाती। ठीक, दूसरी बात इसमें यह डर नहीं है जो जनरल क्लास के लोगों को डर है कि हमको बात करने का मौका नहीं मिलेगा या हमें बात कर, अगर आपकी शिकायत की जाएगी तो जो समिति है वो समिति आपसे भी बात करेगी, आपकी भी जांच। 15 दिन का उस समिति को समय दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर समिति अपना ये सब पूरी जांच पड़ताल करेगी। जो आरोप लगा रहा है, कैसे आरोप लगा रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं उससे भी बातचीत की जाएगी, उससे भी पूछा जाएगा। ठीक, 15 दिन बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है वो अपने जो हायर होंगे उन्हें दी जाएगी। 7 दिन वो ही लगाएंगे उस रिपोर्ट को जांच पड़ताल करने में, अपने हिसाब से जो भी उनको ठीक लगेगा उस पर वो जांच करेंगे। 7 दिन बाद वो फिर इस पर कार्रवाई करनी है। इस तरह की कार्रवाई करनी है, सिर्फ कॉलेज के अंदर की कार्रवाई होनी है या फिर बाहरी यानी कानूनी तौर पर इसमें काम करना है, उसके बारे में वो फैसला करेंगे। इसके बाद 30 दिन का एक और मौका मिलेगा। अगर किसी जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है या जिसने शिकायत की है वो दोनों असंतुष्ट हैं, तो वो सीधे सीधे लोकपाल, जो कॉलेज में लोकपाल होगा उसके पास जाएंगे, उससे अपनी शिकायत कर सकते हैं कि भाई ये जो कहा गया है ये गलत है, ये हमारी रिपोर्ट जो आई है उसमें ये चीजें मेंशन ही नहीं है। वो अपनी शिकायत या अपनी बात रख सकता है। 30 दिन लोकपाल, 30 दिनों के अंदर उसे ये करना होगा। उसके बाद फिर लोकपाल जो फैसला करेगा फिर वो जाके अंतिम बन जाएगा और उस पर बात होगी। तो अब आप यूजीसी 2026 आप विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक, सिर्फ सोशल मीडिया पर रील देख कर ना चले। सोशल मीडिया पर रील देख के मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन जब रील देखने के बाद मैंने उसमें पढ़ा तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि जनरल क्लास के बच्चों के लिए अब जीना दूभर हो जाएगा, उनके पास मरने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा, जैसा कि सोच दिखाया जा रहा है। बस चीजें क्लियर नहीं है। जनरल क्लास के लिए भी उस समिति में जगह है। अब ये तो सब बताते ना, चुनावी मामला होता है, चुनावी हवा चल रही, उस चुनावी हवा में सब अपनी अपनी रोटी सेकने में जुटे हैं। दिक्कत यहां पे ये पड़ गई कि उन्होंने जनरल क्लास का जिक्र नहीं, उस जिक्र ना होने से जो है परेशानी सबको है। भाई जब आप सबका जिक्र कर रहे हो तो फिर जनरल क्लास से दुश्मनी क्यों है? आपको नहीं दिखते हैं कि जेएनयू के दीवालों पे ब्राह्मणवाद, दुनिया भर के नारे लिखे होते हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ, ठाकुरों के खिलाफ, बाकी बिरादरियों के खिलाफ। क्या आपको नहीं दिखता है कि ऐसे वीडियो, ढेरों वीडियो सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं जिसमें खुले तौर पर नारा लगाए जा रहे हैं कि कब्र खुदेगी, ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। ठीक है, तिलक, तराजू और तलवार। आपको ये नहीं दिखता कि क्या ये भेदभाव नहीं है? आपका बच्चा जो है क्षत्रिय का बच्चा है, ब्राह्मण का बच्चा है, वहां पढ़ रहा है, उसके खिलाफ उसके सामने ये बोला जाएगा तो क्या उसे बुरा नहीं लगेगा? क्या उसके साथ ये जाति भेदभाव नहीं है ना? तो आप सीधे सीधे ये चीज क्यों नहीं मेंशन कर दिया कि भाई इस जो भी बच्चा कोई भी हो, किसी के खिलाफ भी किसी तरह के जाति भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ना जाति भेदभाव, ना भाषी भेदभाव। जैसे होता है कि मराठा में जाओ, महाराष्ट्र में, वहां कहा जा रहा है कि तुमको हिंदी क्यों नहीं आती। अब किसी कॉलेज में वो कोई पढ़ रहा है यूपी का बच्चा और उसे मराठी नहीं आ रही, अब वहां के मराठी स्टूडेंट हैं, उन्होंने कह दिया कि तुम्हें हिंदी क्यों नहीं आती, अब वो उसे प्रताड़ित करे, तो क्या वो जनरल क्लास का है तो अपनी शिकायत नहीं दर्ज कराए? होना चाहिए ना, शिकायत दर्ज कराने का अधिकार उसको भी मिलना चाहिए। कभी तो ये चीजें गड़बड़ है। बस एक गड़बड़ यही है कि आप इस चीज को, शिकायत का अधिकार सबको दीजिए, शिकायत का अधिकार सिर्फ एक को, कुछ लोगों को मत दीजिए। यही शिकायत कर सकते हैं। और दूसरा तो बस काम शोषण करने वाला आदमी है, जनरल क्लास को शोषण करने वाला मत बनाइए। आप बीजेपी के लोग, जो लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध करना ही बता रहा है कि वो कितना अत्याचार करते हैं। ऐसा नहीं है, विरोध करने वाले तो सब विरोध करते हैं भाई, एसटी एससी ओबीसी वाले प्रदर्शन नहीं करते क्या? ये नहीं है। बात यह है कि ज्यादातर लोग अवेयर नहीं है कि उसमें है क्या। अपने यहाँ यही चलता है, भेड़ चाल चलती रहती है
और लोग इस चीज को समझते नहीं। पहले पढ़ लो, आपको उसमें क्या आपत्ति दिख रही, उस आपत्तियों को आप जाइए। मेन हमने जितने भी विरोध प्रदर्शन देखे हैं, उन विरोध प्रदर्शनों में सबसे ज्यादा जो हमने सुना है वो यही है कि समिति में जो है हमारी इस बात, जनरल कैटेगरी की बात सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, समिति में जगह है, 10 लोगों की समिति है, 10 में से 5 लोग जो हैं आप जनरल क्लास के रखे जा सकते हैं, ठीक है। 5 की जगह निर्धारित है, लेकिन 5 कौन लोग होंगे इसके बारे में कोई बातचीत नहीं। तो एक चीज यहां खत्म हुई, ठीक। उसमें कहीं नहीं मेंशन है कि जनरल क्लास का कोई आदमी रखेंगे ही नहीं, ये चीज नहीं लिखी है, ठीक। तो जनरल क्लास का आदमी हो सकता है, 5 के हैं। और महिला, सिर्फ महिला लिखा है, ये भी नहीं लिखा कि एससी की महिला हो, एसटी की महिला हो या ओबीसी की महिला हो। ये कहा गया है कि जो समिति बनेगी उसमें एक महिला होनी चाहिए। अब महिला भी जनरल क्लास की हो सकती है, ठीक। दिव्यांग की बात है, दिव्यांगजन एक होना चाहिए, तो दिव्यांगजन भी कोई भी हो सकता है। इसमें ये नहीं लिखा गया कि एसटी का ही दिव्यांग होना चाहिए या एससी का ही दिव्यांग होना चाहिए या ओबीसी का ही दिव्यांग होना चाहिए, बस ये कहा गया है कि दिव्यांगजन होना चाहिए, तो वो भी कोई भी हो सकता है। 3 कहीं एक तरीके से एकदम फिक्स हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ये 3 तो होने ही चाहिए। फिर 5 बाकी 7 लोग कौन सी जाति बिरादरी से आएंगे, किस बिरादरी से होने चाहिए, इसका कहीं कोई मेंशन। 7 लोग किसी भी बिरादरी के हो सकते हैं, किसी भी जात के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं। ये वहां जैसे कॉलेज में जो जो लोग मौजूद हैं उनमें से ये तय होगा कि भाई फला फला आदमी होगा। तो इसमें कहां से ये बात है कि जनरल क्लास के लिए कोई समिति में जगह नहीं, समिति में जगह है, बराबर से जगह है, आप बस उसको पढ़िए, उसमें लिखा है, उसमें बस ये मेंशन नहीं किया गया जैसे बाकी सबके लिए मेंशन कर दिया गया कि भाई ये लोग होंगे। अगर इसमें ये लिख दिया जाता कि सामान्य भी होगा तो अभी सब ठीक हो जाता है, ठीक। दूसरी बात ये कहा गया कि कोई भी शिकायत कर देगा उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी। हाँ, ये आप फॉल्ट मान सकते हो भाई, झूठी शिकायत करने वाले के लिए भी कुछ तो प्रावधान होने चाहिए ताकि उसे ये समझ में आए कि नहीं, हम झूठा किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे तो हमारे लिए भी मुश्किल बढ़ेगी। यहाँ पर ये चीज नहीं दिख रही है। यहाँ पर ये कहा गया हो कि अगर कोई झूठा पाया जाता है अपने आरोपों पर तो उसके खिलाफ क्या कहा जाएगा, इस चीज का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ठीक। एक कमी ये है। दूसरी कमी ये है कि जनरल क्लास को शिकायत करने का अधिकार नहीं दिया। महिला को है, महिला जनरल क्लास की भी शिकायत कर सकती है, ठीक। दिव्यांगजन जो भी है वो भी जनरल क्लास की शिकायत कर सकते हैं, लेकिन बाकी सामान्य तौर पर जनरल क्लास को शिकायत करने का अधिकार नहीं दिख रहा है कि जिसमें ये कहा जाए कि जनरल क्लास का व्यक्ति भी शिकायत कर सकता है कि उसके साथ भी जातीय या भाषीय भेदभाव हुआ है। एक चीज कमी ये दिखती है, क्योंकि वो कानून बनाने वालों को लगा कि भाई ज्यादातर जो ब्राह्मण ठाकुर हैं यही अत्याचारी होते हैं, तो इन्हीं के खिलाफ लिख दिया। ये इनकी सोचने की क्षमता थी, लेकिन अब नहीं देख रहे हैं, 2025 चल रहा है, जहां चीजें बदल चुकी हैं, ठीक। तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप अगर आपको लगता है समता लानी है, सब में बराबर करना है, तो सीधे सीधे एक नियम बना दो, जिसको भी दिक्कत होगी हम उसकी शिकायत सुनेंगे, उसका निपटारा करेंगे। अब वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी भाषा का उसका समस्या हो, हम सबका समाधान करेंगे, सीधी बात हो जाती, खत्म हो जाती। आपको ये करना ही नहीं चाहिए था कैसा। और अब इसमें सब चुनावी रोटी सेकने में लगे हैं, सबको लग रहा है कि हम बीजेपी को हिला कर रख देंगे, क्योंकि बीजेपी ने पहली बार, दरअसल एक चीज है ना कि हमको ऐसा लग रहा है कि जनरल क्लास को ये लग रहा है कि जनरल क्लास का इसमें जिक्र क्यों नहीं, इसलिए ये उसे जनरल क्लास के खिलाफ मान कि इसमें जनरल क्लास का कहीं कोई जिक्र आया ही नहीं। और बीजेपी ने ये किया कि जनरल क्लास का जिक्र किए बिना, जो जनरल क्लास बीजेपी का वोटर था, उस जनरल क्लास का जिक्र किया बिना ये कैसे नियम बना दिए गए। तो अब पूरा उसे समझने की बजाय लोगों में इस चीज का गुस्सा है कि बीजेपी को हमने अपना समझा, बीजेपी जो कहती है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो फिर बीजेपी इस तरह की चीजें क्यों कर रही है जिसमें जनरल क्लास का कहीं जिक्र नहीं, और वो विशेष जातियों के प्रोटेक्शन की बात कर रही है। लेकिन जब आप यूजीसी 2026 पढ़ेंगे, मुझे कहीं नहीं दिखा कि ऐसा हो कि जनरल क्लास के लिए एकदम अत्याचार वाला कानून है, जब जनरल क्लास का बच्चा जो है पढ़ने जाएगा तो उसको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, कोई भी उसके खिलाफ झूठा शिकायत करेगा, फिर बेचारा परेशान होता रहेगा और फिर उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक। समिति की बात है, कहा जा रहा था कि समिति में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं रहेगा, जनरल क्लास का कोई प्रतिनिधि नहीं रहेगा, 5 जगह खाली हैं, 5 जगह में आप अपना प्रतिनिधि रख सकते हैं,
तीन ही जगह तो पक्की है, महिला भी जनरल क्लास की हो सकती है, दिव्यांग भी जनरल क्लास का हो सकता है, बाकी जो 5 बचे वो भी जनरल क्लास के हो सकते हैं। तो आपके पास तो जगह ही जगह है, 7 जगह आपके पास हो जाएंगी एक तरीके से। तो कैसे कह रहे हैं आपकी जगह नहीं मेरे पास? बात यह है कि समझाया सही से नहीं जा रहा है कि हाँ ये जनरल में क्या है, किसके लिए बना है, उस वजह से दिक्कत हो रही है। अब इस मामले में इतनी राजनीति गर्म हो रही है, सबसे ज्यादा यूपी पर इस चीज का असर पड़ेगा, लेकिन कोई भी बीजेपी नेता आगे खुलकर इस चीज पर बात नहीं कर रहा है कि नहीं तो आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। एक एक पॉइंट को बैठकर समझाओ, हर पॉइंट को बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, हर पॉइंट पे बात करो कि देखिए ये पहला पॉइंट है, यहाँ पर ये चीजें हैं, अगर आप क्लियर कर दोगे सारा मामला खत्म हो जाए। नहीं क्लियर करोगे तो आपको 2026 अभी ग्राम पंचायत के चुनाव आएंगे, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनरल क्लास ऐसा नहीं है कि महज 15% है तो फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है। कई जगहों कई सीटों पर जनरल क्लास का प्रभाव है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। ठीक, तो इसलिए जरूरी है कि आप समझा दो लोगों को, जनरल क्लास को समझाने की जरूरत है कि भाई इस बिल में ये चीज है और ये चीज नहीं है। ठीक, उनका माइंड क्लियर हो जाएगा, सारा मामला खत्म। या फिर आप सीधे सीधी बात है, क्यों नया बिल लेके आ गए जब सब कुछ वही है, तो आप क्या नया बिल बनाने की जरूरत? आप सीधे सीधे कह दो ना कि कमेटी हम बनाएंगे, किसी के खिलाफ कोई शिकायत होगी वो हमें शिकायत करेगा और हम उसका समाधान करें। क्यों इतना उसको विस्तार से दे रहे हो कि फला ही आदमी, फला ही औरत, फला ही ये? सीधे से कर दो ना कि भाई सिंपल चीज पता नहीं अपने क्यों नहीं बनाई। हमने जैसा कहा ना कि अपने कानून बनता है तो कानून बनाने से ज्यादा उसका दुनिया भर का झाम भरता है। एक चीज सीधी सिंपल बात है कि भाई किसी का मोबाइल आपको छूना अपराध है, एक ये नियम बन गया तो सबके लिए बन गया। अब उसमें ये कह रहे हो कि नहीं अगर एसटी वाला छुएगा तो यार उसको छोड़ देंगे, एससी वाला छुएगा तो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, ओबीसी वाला छुएगा तो उसे 1 महीना हम जेल में डालेंगे, महिला छुएगी तो उसको भी छोड़ दिया जाएगा, महिला है वो दिक्कत है, दिव्यांग जन छुएगा तो उसे 10 दिन के हम करेंगे, ठीक, क्योंकि दिव्यांग है बेचारा परेशान है। जनरल क्लास ने छुआ तो उसे 1 महीना हमसे सजा देंगे। ये क्यों कर रहे हो आप? क्यों बांट रहे हो? आप सीधे बनाओ ना कि हाँ भाई किसी के साथ जाति भेदभाव होगा, वो कोई भी हो तो सजा दी जाएगी, खत्म कहानी। सबको शिकायत करने का हक है। क्यों कर रहे हो कि नहीं इनको शिकायत करने का हक है, इनको शिकायत करने का हक नहीं है? ये क्या बात होती है? हमारा भी बच्चा पढ़ने जा रहा है, अब उसको क्या हक नहीं है कि वो उसको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बताएगा नहीं कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, आप उसका समाधान कीजिए। उसको हक आप नहीं दे रहे हो, दूसरे को आप करो, आपके पास हक है। अरे भाई किसी को हमने तो देखा है कॉलेज में जाओ तो किसी को ड्रेस के लिए कभी टोंट लोग कस देते हैं, कोई की नाक बड़ी है कहो उसके लिए उसको कमेंट कर दें, लेकिन यह सब हंसी मजाक में चल भी जाता था। लेकिन अब आप इतना वो कर दोगे कि हर चीज के लिए आपको हो जाएगा कि भाई किसी ने किसी को कुछ कह दिया, उसके कलर पे कुछ बोल दिया, किसी पे उसके लिए उसको लगा कि यार हमको मानसिक तौर पर प्रताड़ना हो रही, अब हम शिकायत करने जा रहे हैं। तो हर चीज में तो भाई इस तरह से शिकायतें इतनी आएंगी कि आप शिकायत निर्धारण समाधान ही नहीं कर पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि शिकायत क्या करें। हर चीज में उंगली नहीं करनी चाहिए। आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप कुछ ऐसा बनाओ, नियम बनाओ ताकि जो जातीय भेदभाव हैं ये सब ना हो, तो आप सीधे बना दो कि कोई भी जातीय भेदभाव करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीधी 1 लाइन का सेंटेंस है ये, उसमें ये चीज वो चीज दुनिया का भलाना ठिकाना डाल के क्यों उसको मिर्च मसाला सा बना रहे हो? सीधी बात, कोई भी किसी को किसी तरह से जाति भेदभाव नहीं करेगा, धार्मिक भेदभाव नहीं करेगा, कोई भी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। हो गया, नियम बन गया। अब उसमें ये कर सकता है, वो नहीं कर सकता, वो कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये क्यों जरूरत है? अब आप करोगे, अब देखो हर कोई अपने हिसाब से उसका अंदाजा लगा रहा है कि भाई यार हमारे बच्चे के लिए तो इसमें मुश्किल हो जाएगी। कोई सोच रहा है कि ये हमारे बच्चा तो अब पढ़ने ही नहीं जा पाएगा। तरह तरह के लोग आकलन लगा रहे हो, तरह तरह का ये हंगामा हो रहा है, आपको प्रदर्शन का झेलना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट झेलना पड़ रहा है जबकि उसको कुछ नहीं है ऐसा। सबके लिए वहां पर मौके हैं, लेकिन फिर भी तब अपने हिसाब से उसको वो कर रहे हैं कि भाई ये हमारे बच्चे के लिए नहीं। जाति खत्म होने के भी बनाना, जाति खत्म ही कर देना चाहिए, हम तो यही कहते हैं। अपने देश में 2 चीज करनी चाहिए, ना धर्म रखो ना जाति रखो। अभी चाइना की तरह सब बना दो तो ठीक हो जाए। न ठाकुर न पंडित न ब्राह्मण न एससी न एसटी न ओबीसी, सबको कह दो एक जात के बन जाओ,
ना कोई किसी को ताना ही नहीं मार पाएगा, खत्म कहानी। सबके जात क्या होनी चाहिए? भारतीय, बस एक कास्ट है तुम्हारी, भारतीय हो तुम, और कोई नहीं तुम्हारी कास्ट है। ना तुम हिंदी हो, ना मराठी हो, ना तमिल हो, कुछ नहीं, तुम भारतीय हो, बस एक लाइन ये होनी चाहिए सबकी जगह। लेकिन नहीं, हम लोग तो जड़ खोदने में विचित्र, भाई वोट कहां से मिलेगा? जनरल क्लास के अलग मुखिया बने घूम रहे हैं कि हम जनरल क्लास के मसीहा हैं, ओबीसी क्लास के अलग मुखिया बने घूम रहे हैं, हम ओबीसी क्लास के मसीहा हैं, एससी एसटी के अलग मसीहा हैं, वो अलग उनके भगवान हैं, हम उनके हैं। और तब जो इतने जितने बने हैं प्रमुख ना, वो सब तो बढ़िया बढ़िया गाड़ी से घूम रहे हैं, और जो लोग हैं वो अभी भी वही झोपड़पट्टी में रो रहे हैं एक एक रोटी के लिए। लेकिन उन्होंने अपना वोट बैंक बना रखा, तो सब बल्ले बल्ले, ताकि बाहर में जाए। ओबीसी यूजीसी 2026 का कानून पढ़िए, सिंपल है, ugc.gov.in ये वेबसाइट का नाम है, उसमें जाएंगे, आपको यूजीसी का नियम, क्या नया नियम है वो आपको हिंदी और इंग्लिश जिस भाषा में आपको समझ में आता है उस भाषा में आप पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ा, मुझे बस दो दिक्कत दिखी, एक ये कि जनरल क्लास को शिकायत करने का हक क्यों नहीं है, दूसरी मुझे कोई समस्या नहीं दिखी। दूसरी एक समस्या ये कह सकते हैं कि झूठी शिकायत करने वाले खिलाफ कार्रवाई का क्यों प्रावधान होना चाहिए। शायद इन्होंने ये रखा कि कई बार लोग होते हैं कि सजा से डरते हैं कि अगर हमने जो कहा वो साबित नहीं हो पाया तो हमको इस सजा झेलनी पड़ेगी, इस वजह से शायद हो सकता है इन्होंने ये कहा कि भाई हम ऐसा नहीं करते, ताकि कोई भी आदमी बिना डर के कि उसको कहीं कोई मुसीबत झेलनी पड़ेगी, उस बिना डर के जो है शिकायत कर सके। एक कारण ये हो सकता है, मुझे लग रहा है यही कारण होगा और कुछ नहीं। बाकी मुझे जो कहें कि कुछ इसमें दिख रहा हो तो नहीं दिख रहा। जनरल क्लास के खिलाफ कुछ नहीं, मैं एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं है जनरल क्लास के खिलाफ जिसमें लोग इस चीज की चिंता करें कि हमारे बच्चे के लिए अब पढ़ना मुश्किल हो। नहीं है, माफ करना, जो लोग भी रील बना रहे हैं व्यू बनाने के लिए मत कीजिए। जनरल क्लास उसमें जो जो चीज है पॉइंट पढ़ के समझाइए एक एक चीज। SC ST एक्ट अलग रखिए, SC ST एक्ट कॉलेज से बाहर का है, उसके बारे में हम नहीं बात करें। SC ST एक्ट तो है ये खराब, ठीक है, लेकिन बात जो ये UGC 2026 को, इसको पढ़ कर एक एक पॉइंट अगर आप बनाएंगे तो एक एक पॉइंट में आपको पता चल जाएगा जनरल क्लास खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए इतना हो हंगामा हो। ठीक है, मैं भी जनरल क्लास का हूं, मैं पढ़ के बता रहा हूं कि जनरल क्लास के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं दिखी जिससे हो कि हाँ हमें दुख हो। बस दो पॉइंट छोड़कर, एक कि जनरल क्लास को भी शिकायत करने का हक मिलना चाहिए, दूसरा कि अगर कोई फर्जी शिकायत करता है तो कुछ तो उसके लिए हो, ताकि लोग जो फर्जी शिकायत करते हैं, क्योंकि SC ST एक्ट में भी हमने देखा कि उस कानून का कितना दुरुपयोग होता है, ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। अब हर एक की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं दिखा कि इस कानून में कुछ ऐसा है जो गलत है। ये कानून देख तो है नहीं, ये कॉलेज का है, ठीक है, कानून या बिल कहें, बिल संसद में बनता है, संसद से बिल पास होता है तब होता है, ये संसद का बिल नहीं है। ये कॉलेज में कैसे काम होगा उसके ऊपर एक तरीके से UGC की गाइडलाइन है। UGC जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, अनुदान आयोग होता है, उनको मदद करता है कि अगर हमारे ये नियम हैं, इन नियमों का आप पालन नहीं करेंगे तो हम आपको अनुदान नहीं देंगे। ठीक है, हर कॉलेज को अनुदान की जरूरत होती है, सरकारी मदद की जरूरत होती है, तो ये चीज है भाई, और कोई समस्या नहीं। तो आप लोग हंगामा कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा एक बार पढ़ लीजिए फिर हंगामा करने चाहिए। अवसर हैं, समिति में भी जनरल क्लास के लोग हैं, साफ है, रख सकते हैं, लिखा नहीं गया है, शिकायत करने का अधिकार जनरल क्लास को नहीं दिया गया, सबसे बड़ी गलती ये है। आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए, इसी तरह से हम अपनी राय देते रहेंगे। नमस्कार।